यह बुक की समरी है, पूरी बुक नहीं है। अगर आपको पूरी बुक चाहिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा फुल ऑडियो बुक हिंदी और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना जिससे कि पूरी बुक की ऑडियो बुक अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद। चलो सुनते हैं इस बुक की समरी। स्थायी अंतरंगता को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्राप्त करें। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चाहे कोई जोड़ा पहले कितने ही गहरे प्यार में था। और अक्सर यदि आक्रोश, अविश्वास या अनुपयोगी व्यवहार पैटर्न जड़े जमा लेते हैं तो ऐसा महसूस हो सकता है कि अधिक खुशहाल, अधिक अंतरंग गतिशीलता में लौटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आशा हमेशा बनी रहती है, भले ही आप और आपका साथी वर्षों से अलग हो रहे हों। हम कुछ रणनीतियों का पता लगाएंगे जिनका उपयोग आप अपने साथी के साथ निकटता बनाए रखने के लिए कर सकते हैं या उनके साथ फिर से जुड़ने के लिए कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि लचीले रिश्तों को निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है और ऐसा माहौल कैसे बनाया जाए जहां दोनों साथी नतीजों के डर के बिना ईमानदारी से बात कर सकें। और आप चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी संचार और भावनात्मक बंधन को मजबूत करने के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। क्या आप अपने साथी के साथ अधिक मजबूत, अधिक प्रेमपूर्ण संबंध बनाने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करें। मुख्य विचार एक साथ बढ़ रहा है। एक बार प्यार पाना एक आशीर्वाद है, लेकिन 2 बार यह लगभग चमत्कारी लगता है। फिर भी वह कपल्स थेरेपिस्ट एमी मोरिन की यात्रा थी, जो परी कथा, रोमांस और अकल्पनीय दुहक दोनों से भरी थी। महज 26 साल की उम्र में अपने प्यारे पहले पति को खोने के बाद मोरिन को अप्रत्याशित रूप से दोबारा प्यार मिलने से पहले अंधेरे के एक दर्दनाक दशक से जूझना पड़ा। अब पुनर्विवाह कर लिया है और एक नौकायन जहाज पर साहसिक जीवन जी रही है। वह जोड़ों को मजबूत और अधिक लचीले रिश्तों की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए अपने असाधारण व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ एक चिकित्सक के रूप में 20 वर्षों से अधिक का उपयोग करती है। एक व्यक्ति और युगल परामर्शदाता दोनों के रूप में मोरिन ने यह सब देखा है। दोषारोपण का खेल, एक दूसरे को बदलने के निरर्थक प्रयास, रिश्ते के अंत में मान्यता के लिए बेताब बोलियां। वह शुरू में युगल कार्य करने में अनिच्छुक थी। उसने सोचा, अधिकांश लोग रिश्ते को बचाने के समाधान के बजाय तलाक की अनुमति मांगने के लिए युगल थेरेपी में चले गए। लेकिन समय के साथ मोरिन को कनेक्शन की हमारी मूल आवश्यकता और रिश्तों के हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचानना पड़ा। चाहे चिंता, अवसाद, आघात या अन्य मुद्दों से जूझ रहे हों, व्यक्ति अलगाव में शायद ही कभी ठीक हो पाते हैं। अधिकतर विकास हमारे निकटतम रिश्तों में समर्थन और संचार में सुधार के माध्यम से होता है। मुख्य बात रिश्तों को कमजोर करने वाली सामान्य बुरी आदतों को खत्म करके प्रतिकूल पैटर्न को तोड़ना है। व्यक्तिगत विकास की तरह रिश्तों के भीतर प्रगति भी अरेखीय होती है, जिसके लिए उतार चढ़ाव के दौरान दृढ़ता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर जोड़े को एक साथ रहना चाहिए। हम में से प्रत्येक के पास अपने रिश्तों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की शक्ति है, चाहे पार्टनर हमारे साथ अपना काम करें या नहीं। जैसे कि नृत्य में जब हम अपने कदम बदलते हैं तो हमारे साथी सहज रूप से प्रतिक्रिया में समायोजित हो जाते हैं। अपने व्यक्तिगत विकास और मानसिक लचीलेपन पर आंतरिक रूप से ध्यान केंद्रित करके हम उस बदलाव का मॉडल तैयार करते हैं जिसे हम अपने सामने प्रतिबिंबित देखना चाहते हैं। अधिक रचनात्मक व्यवहारों के निरंतर अभ्यास के साथ हम समय के साथ स्वस्थ बंधन बनाने के लिए अतीत की चोटों पर काबू पाने का एक संघर्षपूर्ण मौका रखते हैं। मुख्य विचार 2। समस्याओं का डटकर सामना करना। रिश्ते जटिल हैं। यहाँ तक कि जो जोड़े एक दूसरे की गहरी परवाह करते हैं, वे भी अलग थलग महसूस कर सकते हैं या खुद को ऐसे झगड़ों में फंसा हुआ पा सकते हैं जिनका समाधान करना असंभव लगता है। मारिया को इसी स्थिति का सामना करना पड़ा। उसकी शादी को 30 साल से अधिक समय हो गया और उसने 3 महान पुत्रों का पालन पोषण किया। लेकिन अब जब सभी लड़के बाहर चले गए तो वह अकेली महसूस कर रही थी और किसी तरह अपने पति लुइस से दूर हो गई थी। सच तो यह है कि
मारिया और लुइस ने साझेदार के रूप में अपने भावनात्मक बंधन को बनाए रखने के बजाय हमेशा अपने बेटों की गतिविधियों और देखभाल को प्राथमिकता दी थी। बच्चों के चले जाने से उनके रिश्ते की कमजोर बुनियाद उजागर हो गई। दशकों से उनके बीच एक खाई बन गई थी और मारिया को बिल्कुल नहीं पता था कि इसे कैसे पाटना है। मारिया दिल से चर्चा करने वालों में से नहीं थीं और कई लोगों की तरह चूंकि उसे कोई समाधान नहीं दिख रहा था, मारिया को चिंता थी कि अपनी भावनाओं को सीधे सामने लाने से उसके पति या पत्नी को गुस्सा आएगा और व्यर्थ संघर्ष होगा। लेकिन फिर भी वह जानती थी कि वह अब इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकती। वह लुइस के साथ फिर से जुड़ने और निकटता की भावना को पुनः प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। शोध से पता चलता है कि सबसे खुश जोड़े उन समस्याओं से निपटने से नहीं कतराते हैं जिन्हें रचनात्मक रूप से एक साथ हल किया जा सकता है, भले ही इसके लिए कठिन बातचीत करनी पड़े। वे अनसुलझे मतभेदों पर अंतहीन ध्यान देने के बजाय आत्मविश्वास से अपनी साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने चिकित्सक से कुछ सौम्य प्रोत्साहन के साथ मारिया ने लुइस को एक नाटक देखने और अपने पसंदीदा रेस्तरां में रात्रिभोज जैसे छोटे भ्रमण पर आमंत्रित करने का साहस जुटाया। उसकी खुशी के लिए उसने स्वीकार कर लिया। एक सप्ताहांत लंबी पैदल यात्रा के दौरान लुइस ने मारिया से अपनी चिंताओं और वर्षों के पछतावे के बारे में भी खुलकर बात की, जिससे उस तरह की कमजोर साझेदारी की शुरुआत हुई जिसकी वह लालसा कर रही थी। मारिया को एहसास हुआ कि वह लुइस के साथ घनिष्ठता बढ़ा सकती है, भावनात्मक रूप से अनुपस्थित होने के लिए उसे डांटकर नहीं, बल्कि आनंददायक गतिविधियों की योजना बनाकर, जो गहरी बातचीत के लिए एक संदर्भ तैयार करती है। उन्होंने अपनी समस्याओं के लिए लुइस को दोषी ठहराने के बजाय सकारात्मक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके चिकित्सक ने इस बात पर जोर दिया कि जबकि मुद्दों को सीधे संबोधित करना महत्वपूर्ण है, वैसे ही आप कठिन बातचीत को कैसे संबोधित करते हैं। दोषारोपण की उंगली उठाना अक्सर उल्टा असर डालता है। इसके बजाय मुझे लगता है कथनों का उपयोग करना, अपनी भूमिका का स्वामित्व लेना और अपने साथी के दृष्टिकोण को मान्य करना उपयोगी है, भले ही आप असहमत हों। सुरक्षा बनाना महत्वपूर्ण है। चिंताओं को व्यक्त करने के लिए अपने साथी को ईमानदारी से धन्यवाद देना न भूलें, और यदि भावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएं तो गर्मागर्म चर्चा को स्थगित करने के लिए तैयार रहें। आप खुलेपन को प्रेरित करना चाहते हैं, रक्षात्मकता को नहीं। एक साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के साथ मारिया और लुइस ने वर्षों में पहली बार एक जोड़े के रूप में संबंध बनाना शुरू किया और भविष्य के लिए अपनी चिंताओं और आशाओं के बारे में बात की। मारिया ने अपनी पिछली भावनात्मक दूरी पर अपनी नाराजगी दूर कर दी। आखिरकार 50 की उम्र में उसे महसूस हुआ कि उसे वह सच्चा साथ वापस मिल गया है जो उसकी शादी में गायब था। टेकअवे: समय के साथ पैदा हुई समस्याओं से निपटने, अपने रिश्ते को सोच समझकर विकसित करने और संचार के नए पैटर्न स्थापित करने में कभी देर नहीं होती है। इस नाजुक प्रक्रिया से गुजरते समय अपने और अपने साथी के प्रति दया रखें, लेकिन उन मुद्दों को नजरअंदाज न करें जो आपको परेशान करते रहते हैं। प्रयास और देखभाल से आप अपनी साझेदारी को बेहतरी के लिए बदल सकते हैं। मुख्य विचार 3। पूरा सच। ओह, जब हम पहली बार धोखा देने का अभ्यास करते हैं तो हम कितना उलझा हुआ जाल बुनते हैं। लेखक वाल्टर स्कॉट की प्रसिद्ध पंक्ति हमें उस नुकसान के प्रति आगाह करती है जो धोखे और छिपाव से हो सकता है। फिर भी वयस्कों के रूप में हम कभी कभी खुद को छोटे बड़े रहस्यों के जाल में उलझा हुआ पाते हैं। जब ऑटम को वेब सामग्री सेवा ओनली फैंस के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर शुल्क का पता चला तो उसे पूरी तरह ठगा हुआ महसूस हुआ। उसके पति ने कई सदस्यताएं बनाई थीं और इससे भी बदतर, वह जिन स्पष्ट खातों के लिए भुगतान कर रहा था उनमें से एक उसके कॉलेज पूर्व का था। डेविड ने यह दावा करते हुए इसे खारिज कर दिया कि ऑटम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास नहीं था कि वह इतनी परवाह करेंगी, लेकिन उसने परवाह की। ऑटम इस बात को आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि डेविड गुप्त रूप से अन्य महिलाओं को ऑनलाइन घूर रहा था। उसे नहीं लगा कि वह उस पर दोबारा भरोसा कर सकती है।
उसके गुप्त व्यवहार ने अंतहीन संदेह पैदा कर दिया, जिससे उसने सवाल किया कि क्या वह अभी भी उसके लिए आकर्षक थी या क्या उसके मन में अपनी पूर्व प्रेमिका के लिए भावनाएं थीं। डेविड शुरू में पूरी जवाबदेही लेने से कतराते रहे, लेकिन आखिरकार और अनिच्छा से वह जोड़ों की काउंसलिंग के लिए सहमत हो गया। समय के साथ रोगी को अपने चिकित्सक के समर्थन से वह अपने कार्यों के प्रति समर्पित हो गया और ऑटम के उपचार शुरू करने और उस पर विश्वास बहाल करने के लिए उसकी ईमानदारी आवश्यक थी। रहस्य के हमेशा परिणाम होते हैं, अक्सर अनजाने में भी। हम उन्हें संघर्ष से बचने या फैसले से खुद को बचाने के लिए रखते हैं, लेकिन वे जो संदेह और चिंता पैदा करते हैं, उससे रिश्तों पर तनाव पड़ता है। चीजों को विस्तृत रूप से ढकने में खर्च की गई ऊर्जा का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। गोपनीयता रिश्ते में विश्वास की कमी को उजागर करती है। शोध इस बात की पुष्टि करता है कि उन रिश्तों में गोपनीयता पनपती है जो पहले से ही किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। चुनौतीपूर्ण मुद्दों को दफनाने और छिपाने के बजाय सबसे मजबूत जोड़े मिलकर समस्याओं से निपटते हैं, भले ही यह कठिन हो। यदि आपको संदेह है कि आपका साथी आपसे रहस्य छिपा रहा है या इसका विपरीत भी, तो घबराएं नहीं। सबसे पहले गोपनीयता से जुड़ी उचित अपेक्षाओं पर चर्चा करने पर विचार करें। आप कौन सी जानकारी को निजी रखना पसंद करते हैं, बजाय खुले तौर पर साझा करने के? उचित सीमाओं पर पारदर्शी ढंग से चर्चा करने से भविष्य में आहत भावनाओं और विश्वास के उल्लंघन को रोका जा सकता है। कोई समान मानक नहीं है, ऐसे दिशानिर्देश परिभाषित करें जो आप दोनों के लिए आरामदायक हों। यह प्रत्येक जोड़े के लिए अलग अलग होगा, यह आपके व्यक्तिगत व्यक्तित्व और मूल्यों पर निर्भर करता है। यदि आपने अपने साथी से कुछ छुपाया है, तो पहला कदम इस पर विचार करना है कि ऐसा क्यों है। क्या आपको शर्मिंदगी का डर है, अस्वीकृति, या क्या आप उन व्यवहारों को छोड़ने के लिए कहे जाने से डरते हैं जिनका आप आनंद लेते हैं? अपनी गोपनीयता की जड़ को समझने से आप दोनों को साफ सुथरा होने और एक ऐसा वातावरण बनाने में मदद मिलती है जहां आप बिना किसी नतीजे के सच बोल सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ चीजों को आपके सीने से उतारने के बारे में नहीं है। यह अपेक्षा करने के बजाय कि आपके प्रकटीकरण से अंतरंगता स्वचालित रूप से बहाल हो जाएगी या किसी क्षति की मरम्मत हो जाएगी, प्राथमिकता रहस्य सामने आने के बाद कार्रवाई के माध्यम से जिम्मेदारी लेने की होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने साथी को दिए गए वित्तीय धोखे का खुलासा करते हैं, तो अंतर्निहित मुद्दों के लिए परामर्श प्राप्त करने की योजना विकसित करें, आगे बढ़ने के लिए वित्तीय पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध हों और शायद टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाने के लिए अपने साथी को अस्थायी रूप से वित्त की निगरानी दें। लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन स्पष्टता और नवीनीकृत अंतरंगता इसके लायक है। देखभाल और धैर्य के साथ आप दशकों की गोपनीयता को भी सुलझा सकते हैं और अंततः प्रामाणिक रूप से एक दूसरे का सामना कर सकते हैं। मुख्य विचार 4। सराहना फिर से जगाना। क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि आप अपने रिश्ते में क्यों बने रहते हैं? 1/3 से अधिक लोग स्वीकार करते हैं कि वे नियमित रूप से सोचते रहते हैं कि उन्हें रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। आइए उन 2 जोड़ों पर एक नज़र डालें जिन्होंने खुद को इस स्थिति में पाया। 35 वर्षीय शिक्षिका जिलियन जब युगल चिकित्सा की तलाश में थी तो वह हताश महसूस कर रही थी। वह अपने और अपने पति मार्सेल के बीच गृहकार्य को लेकर लगातार होने वाली बहस को संबोधित करना चाहती थी। जबकि मार्सेल ने अपने घर में गंदगी को नज़रअंदाज कर दिया, जिलियन को अपमानित महसूस हुआ। वह अपना सारा खाली समय अपने 3 बच्चों के बाद सफाई करने में बिताती थी, जबकि वह टीवी देखती थी। अपने पहले सत्र में जिलियन ने मार्सेल को नाला करार दिया, जबकि उन्होंने उसे ड्रामा क्वीन कहा। एक प्रश्न का समाधान किए बिना कोई भी स्थायी समाधान नहीं हो सकता। वे एक दूसरे के बारे में अब कैसा महसूस करते थे बनाम जब उन्हें प्यार हुआ। और चूंकि आश्चर्य की बात नहीं, दोनों की भावनाएं बहुत अलग थीं। ऐसा क्या था जिसकी वे एक दूसरे के बारे में प्रशंसा करते थे, जो तब से समय में खो गया है? इसी तरह
माइकल और पॉल का रिश्ता एक बार विशेष लगा, लेकिन तनाव ने धीरे धीरे उनके रिश्ते को खत्म कर दिया। उनकी रोमांटिक रातों की जगह बच्चों को होमवर्क करने में मदद करने और सोफे पर फिल्में देखने ने ले ली है। माइकल को पॉल में जो विचित्रताएं आकर्षक लगती थीं, वे अब उसे बहुत परेशान करने लगीं। जैसे जैसे वर्षों में परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हैं, प्यार में पड़ने के सभी कारणों के बजाय केवल साथी की खामियों पर ध्यान देना शुरू करना आसान हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि आप उस चीज को याद करके सकारात्मक भावनाओं को फिर से जागृत कर सकते हैं जिसने आपको सबसे पहले एक साथ खींचा था। प्यार में पड़ने पर उत्साहवर्धक न्यूरोकेमिकल्स जैसे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन आपको अपने नए साथी के प्रति आसक्त होने के लिए प्रोग्राम करते हैं। लेकिन अंततः सहिष्णुता आ जाती है, भागदौड़ कम हो जाती है और जो स्थिर प्रेम रहता है वह नए रोमांस के उत्साह की तुलना में फीका लग सकता है। फिर भी यह याद रखना कि आपने अपने साथी को क्यों चुना, जीवन के तूफानों का सामना करने के लिए आपके बंधन को काफी मजबूत कर सकता है। पॉल और माइकल को फिर से जुड़ने में मदद करने के लिए उनके चिकित्सक ने उन्हें एक निजी होमवर्क असाइनमेंट दिया। वे प्रत्येक उन सभी चीजों की एक सूची लिखेंगे जो उन्हें एक दूसरे के बारे में पसंद थीं। जब वे अगले सप्ताह लौटे और अपनी सूचियां साझा कीं, तो यह स्पष्ट था कि उन्होंने एक दूसरे के बारे में बहुत सराहना की। माइकल को अपने बच्चों को सोते समय कहानियां पढ़ने के प्रति पॉल का समर्पण बहुत पसंद आया। माइकल द्वारा अपनी वृद्ध मां को प्रतिदिन की जाने वाली कॉल से पॉल बहुत प्रभावित हुआ। एक बार जब उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर लिया, तो घरेलू कामों को लेकर उनके झगड़े को सुलझाना आसान हो गया। मुख्य बात यह है कि अपनी दृष्टि बड़ी तस्वीर पर बनाए रखें। जब वर्तमान समस्याएं भारी लगने लगें, तो याद रखें कि शुरुआत में किस कारण से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। अपनी प्रेम कहानी को याद करते हुए मजेदार पल साझा करें। जोड़ों को अक्सर अपनी "हम कैसे मिले" कहानी को प्यार से याद करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अधिक आनंदमय यादें बनाने के लिए नियमित रूप से कम तनाव वाली तारीखें निर्धारित करें। बच्चों की देखभाल और कामकाज में जल्दबाजी करने के बजाय जानबूझकर नई यादें बनाएं। हार्दिक उपहारों का आदान प्रदान करें। उन शीर्ष कारणों को सूचीबद्ध करें जिन्हें आपने एक दूसरे को चुना है। इस बड़ी दुनिया में अपने जीवनसाथी को खोजने के चमत्कार को याद रखें और जश्न मनाएं। उस जादू को याद करते हुए आपको एक साथ उबड़-खाबड़ इलाके में यात्रा करने में मदद मिल सकती है। अंतिम सारांश। यहाँ तक कि सबसे मजबूत रिश्तों को भी निरंतर रखरखाव और देखभाल की आवश्यकता होती है। बगीचे की देखभाल की तरह साझेदारों को सक्रिय रूप से संबंधों का पोषण करना चाहिए। इसकी कुंजी अपने साथी को दोष देने के बजाय व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना है। प्रगति अक्सर तब होती है जब एक साथी भेद्यता और करुणा का मॉडल तैयार करता है, जिससे उनके प्रियजनों के लिए पारस्परिकता के लिए जगह बनती है। अंत में, प्यार एक क्रिया है, एक सक्रिय प्रतिबद्धता जो लगातार नवीनीकृत होती है और अपने साथी की देखभाल में व्यक्त की जाती है। अपने बंधनों को पोषित करने की जिम्मेदारी लेकर, भावनात्मक अंतरंगता को प्राथमिकता देकर और विश्वास की रक्षा करके, आप अपनी साझेदारी को न केवल जीवित रहने का बल्कि लगातार विकसित होने और गहरा होने का सबसे अच्छा मौका देंगे। परिचय। जब मैं 13 साल का था, मेरी सबसे अच्छी दोस्त एमिली ने काउंटी मेले में अपना भाग्य बताने के लिए एक हस्तरेखा पाठक को भुगतान किया था। पाम रीडर ने भविष्यवाणी की थी कि एमिली 2 बार शादी करने जा रही है, पहली बार सिर्फ उसके माता पिता को परेशान करने के लिए और दूसरी बार असली प्यार के लिए। पढ़ने के बाद एमिली और मैं जोर जोर से हंसे। उन्होंने जो कहा उस पर हमें एक शब्द भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन निश्चित रूप से मैं तब अपनी हथेली भी पढ़ना चाहता था। 1 मिनट तक मेरे हाथ की रेखाओं को देखने के बाद हस्तरेखा पाठक ने कहा कि मुझे सच्चा प्यार मिलने वाला है और जिस पहले व्यक्ति से मैंने शादी की है, उसके साथ मैं बहुत खुशहाल जीवन बिताऊंगा। हालांकि मैं भविष्यवक्ताओं पर विश्वास नहीं करता था, फिर भी मुझे गुप्त रूप से आशा थी कि वह सही था। मेरे माता पिता 18 और 19 साल की उम्र से ही सुखी वैवाहिक जीवन में थे और मैं उनके जैसा लंबे समय तक चलने वाला प्यार चाहता था।
जैसे ही हम पाम रीडर बूथ से दूर चले गए, मजाक के तौर पर मैंने एमिली से कहा, अब मुझे तुम्हारी हथेली पढ़ने दो। ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे पहले पति का नाम लिंक होगा, लिंक फ्रामिंघम, और हम एमिली के अपने माता पिता को नाराज करने के लिए किसी से शादी करने के विचार पर कुछ और हंसे। जब तक मैं कॉलेज में था तब तक मैंने पाम रीडर के बारे में दोबारा नहीं सोचा। जब मेरे छात्रावास के कमरे में हॉल के पार रहने वाली लड़की ने मुझे अपने और एक दोस्त के साथ घूमने के लिए आमंत्रित किया, जिससे वह उस दिन बाद में मिलने वाली थी। उसके दोस्त का नाम लिंकन था। ने तुरंत एमिली को फोन किया और कहा, मुझे लगता है कि मैं आज रात तुम्हारे पति से मिल रही हूँ। हमने उस हस्तरेखांकन को याद किया और कुछ और हंसे। ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उसका अंतिम नाम फ्रामिंघम है, लेकिन वह एकमात्र ऐसा लिंक है जिसके बारे में मैंने कभी सुना है, इसलिए हो सकता है कि मैं हथेलियों को पढ़ सकता हूँ। लेकिन पता चला मैं हथेलियाँ नहीं पढ़ सकता। उसने अंततः लिंकन से शादी नहीं की, मैंने किया। जिस क्षण हम मिले, मैं चकित रह गया कि वह कितना अलग था मुझसे भी और उन सभी से भी जिनसे मैं कभी मिला था। मैं शर्मीला था और हर कीमत पर शर्मिंदगी से बचता था। वह पार्टी की जान थे और अच्छी कहानियों के लिए जीते थे, खासकर शर्मनाक कहानियों के लिए। मैं उस प्रकार का व्यक्ति था जिसकी छुट्टियां 2 दिन पहले समाप्त हो जाती थीं ताकि मैं सामान खोलने, आराम करने और सोमवार को काम के लिए तैयार होने के लिए समय पर घर पहुंच सकूं। वह उस तरह का व्यक्ति था जो आखिरी सेकंड तक छुट्टियां मनाता था, जिसका मतलब था कि वह अक्सर सोमवार की सुबह रेड आई फ्लाइट से उतर जाता था और सीधे कार्यालय चला जाता था, जहां मैं अजनबियों के साथ विनम्र बातचीत करने में सक्षम था, वहीं वह किसी अजनबी को पलक झपकते ही दोस्त बना सकता था। चाहे हम किसी शादी में हों या रिटायरमेंट पार्टी में, हम जहां भी गए उसने दोस्त बनाए। जब हमारी शादी हुई तब हम केवल 21 साल के थे, लेकिन इसका मतलब यह था कि कुछ बड़े मील के पत्थर के लिए मुझे उसका साथ मिला। मैंने ग्रेजुएट स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, हमने एक घर खरीदा और मुझे एक चिकित्सक के रूप में अपनी पहली बड़ी नौकरी मिली। हम पालक माता पिता भी बन गए, कुछ ऐसा जो मैं हमेशा से करना चाहता था। हालांकि सभी मील के पत्थर अच्छे नहीं थे। जब मैं 23 वर्ष का था तब मेरी मां का अप्रत्याशित निधन हो गया। मैं उसके करीब था और उसे खोना कठिन था, लेकिन मैं आभारी था कि लिंकन मेरे दुख से उबरने में मेरी मदद करने के लिए मौजूद था। लिंकन के साथ जीवन अद्भुत था और मैं भविष्य को लेकर आशावादी था। मुझे लगा कि हम साथ रहेंगे, लेकिन जिंदगी ने हमारे लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। हमारी शादी को सिर्फ 5 साल हुए थे और जिस दिन मेरी मां की मृत्यु हुई ठीक 3 साल बाद लिंकन का निधन हो गया। 26 साल की उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। एक पल में जिस महान जीवन को मैं जानता था उसका अंत हो गया। मैं कई वर्षों तक दुहक के अंधेरे गड्ढे में डूबा रहा। ऐसे समय में जब मेरे सभी दोस्त शादी कर रहे थे और बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, मैं एक विधवा थी और जितना मैं समझा सकता था उससे कहीं अधिक मुझे लिंकन की याद आई। कभी कभार लोग मुझसे पूछते थे कि क्या मैं दोबारा डेट पर जा रहा हूं। कभी कभी वे ऐसी बातें कहते थे, ओह तुम जवान हो, तुम पुनर्विवाह करोगे। लेकिन मेरा डेटिंग का कोई इरादा नहीं था और निश्चित रूप से शादी का भी कोई इरादा नहीं था। मैंने लिंकन के साथ अपने 5 वर्षों में बहुत सारा जीवन बिताया है और मैं इसके लिए आभारी हूं। मैंने नहीं सोचा था कि मैं फिर कभी प्यार में पड़ूंगा। यह ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा तब तक था जब तक मैं स्टीव से नहीं मिला। हम कुछ समय तक दोस्त रहे, लेकिन हमारी दोस्ती अंततः रोमांस में बदल गई। मुझे यकीन नहीं था कि दूसरा रिश्ता कैसे काम कर सकता है। मैं बार बार स्टीव को चेतावनियां देता था, जैसे मैं लिंकन के परिवार के साथ छुट्टियां बिताता हूं, लेकिन वह इसमें अच्छा था। और जब मैंने कहा, ओह, और वैसे लिंकन का परिवार और मैं हर साल उनके जन्मदिन के लिए अजीब कारनामों पर जाते हैं, तो उन्होंने एक भी पलक नहीं झपकाई। वह इस तथ्य से भी विचलित नहीं हुए कि मैं एक पालक माता पिता था। वास्तव में
अंततः उसने इस प्रक्रिया से गुजरने और पालक माता पिता बनने का भी फैसला किया ताकि हम एक साथ पालन पोषण कर सकें। स्टीव भी मुझसे बहुत अलग था। उसने बहुत सी अच्छी चीजें की थीं, जैसे कि वह जानता था कि नौकायन कैसे किया जाता है, विमान कैसे उड़ाया जाता है और लगभग कुछ भी कैसे बनाया जाता है। लेकिन उन्होंने कभी इस बात का बखान नहीं किया। उनके बारे में एक शांत आत्मविश्वास था जिसने अन्य लोगों को आश्वस्त किया कि वे उनसे बात कर सकते हैं, और उन्होंने सभी पर अपना पूरा ध्यान दिया। पहली बार मैं खुद को पुनर्विवाह करने और एक अलग तरह का जीवन जीने की कल्पना कर सका, जो मैंने एक बार कल्पना की थी उससे अलग, लेकिन फिर भी एक अविश्वसनीय जीवन। हमने शादी करने का फैसला किया, लेकिन मैं पारंपरिक शादी नहीं चाहता था। जबकि मुझे पता था कि मेरे दोस्त और परिवार मेरी शादी से रोमांचित होंगे और वे सभी स्टीव से प्यार करते थे, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता था कि मेरे दोबारा शादी करने का एकमात्र कारण यह था कि लिंकन चला गया था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी शादी के दिन कोई दुखी हो। किराए के 57 चेवी बेल एयर के साथ लास वेगास में एक ड्राइव थ्रू समारोह हमारे नए जीवन को एक साथ शुरू करने का सही तरीका लग रहा था। हम सेंट्रल मेन में एक घर में चले गए और जिस नए शहर में हम रह रहे थे, ने वहां एक चिकित्सक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही हम सेटल हो रहे थे, हमें खबर मिली कि स्टीव के पिता को लाइलाज कैंसर हो गया है। मैंने इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जैसे ही जीवन फिर से अच्छा लगने लगा, मैं एक और प्रियजन को खोने वाला था। मैंने अगले कुछ दिन जीवन की अनुचितता के बारे में सोचते हुए बिताए। ने शोक मनाते हुए एक दशक बिताया था और मैं एक और बड़ी क्षति का सामना करने वाला था। स्टीव के पिता और मैं करीब आ गए थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं स्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसके बजाय मुझे दर्द से निपटने का एक रास्ता खोजना होगा। मैंने खुद को एक पत्र लिखा था कि मानसिक रूप से मजबूत लोग क्या नहीं करते हैं। यह उन 13 आदतों की सूची थी जिनसे मैं बचना चाहता था ताकि मैं दिल के दर्द से उबर सकूं, न कि केवल खुद को इससे विचलित कर सकूं। मुझे वह पत्र मददगार लगा, इसलिए मैंने इसे ऑनलाइन प्रकाशित करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि इससे किसी और को मदद मिल सकती है। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह सूची वायरल हो गई। इस लेख को 50 मिलियन से अधिक लोगों ने पढ़ा। यह मेरे जीवन का एक अवास्तविक समय था जब हमने स्टीव के पिता, जो मेरी सूची सार्वजनिक करने के तुरंत बाद निधन हो गए थे, के नुकसान से निजी तौर पर निपटने के दौरान अपने लेख की सफलता का जश्न मनाया। 1 महीने के भीतर मुझे एक किताब का सौदा मिल गया और मेरी पहली किताब 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर बन गई, जिसका 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इससे पुस्तकों की एक श्रृंखला शुरू हुई। यह छठी है, जिसकी दुनिया भर में 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। स्टीव ने हर कदम पर मेरे करियर बदलाव का समर्थन किया और जब मैंने और किताबें लिखना शुरू किया तो हम फ्लोरिडा कीज में एक सेल बोट पर चले गए। स्टीव ने बचपन से ही नाव पर रहने का सपना देखा था, इसलिए हमने इसे आजमाने का फैसला किया। सबसे पहले हमने सोचा कि यह सिर्फ 6 महीने का साहसिक कार्य हो सकता है, लेकिन वह 7 साल पहले था और निकट भविष्य में फिर से आगे बढ़ने की हमारी कोई योजना नहीं है। यदि इतने वर्षों पहले उस हस्तरेखावाचक ने मुझे बताया होता कि मेरा जीवन कैसा होगा, तो मैंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया होता। मेरे जीवन के बारे में न केवल उनकी भविष्यवाणियां गलत थीं, बल्कि मेरी भविष्यवाणियां भी गलत थीं। हर चीज मेरी कल्पना से भिन्न है और कई कारणों से। लेकिन मैंने प्यार और जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हो सकता है कि मुझे जीवन में एक बार भी वह प्यार न मिले जिसका मैंने सपना देखा था, लेकिन इसके बजाय मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे 2 बार प्यार मिला। मेरे व्यक्तिगत अनुभव, शादी करने से लेकर विधवा होने तक, फिर दोबारा शादी करने तक, ने मुझे रिश्तों की ताकत और जटिलताओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। पहली बार जब मैंने अपने थेरेपी कार्यालय में किसी जोड़े को देखा, तो मुझे याद आया कि मैंने सोचा था, युगल थेरेपी नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी व्यक्ति सकारात्मक बदलाव लाने के लिए वहां मौजूद था। वे सिर्फ मेरी मान्यता चाहते थे कि दूसरा व्यक्ति गलत था।
जैसे ही नियुक्ति समाप्त हुई, मैं सीधे अपने बॉस के कार्यालय में गया और कहा, एक चिकित्सक से अधिक एक रेफरी की तरह महसूस करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे युगल नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। हमारे दरवाजों पर आने वाले अधिकांश जोड़े मदद की तलाश में नहीं हैं। वे तलाक लेने की अनुमति की तलाश में हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले वे चाहते हैं कि एक चिकित्सक उन्हें बताए कि उनका अलग अलग रास्ता अपनाना ठीक है। एक नवनिर्मित चिकित्सक के रूप में यह मेरे लिए खबर थी। हालांकि वह सही थे, कुछ जोड़े तलाक के इरादे से लग रहे थे और केवल आजमाई हुई चिकित्सा को सूची से बाहर करना चाहते थे ताकि वे आश्वस्त महसूस कर सकें कि उन्होंने अपने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले सब कुछ आजमाया था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। इन्हें ऐसे बहुत से जोड़े देखे हैं जो बस कुछ आश्वासन चाहते थे कि वे सही रास्ते पर हैं, या वे कुछ छोटी मोटी समस्याओं को बड़ी समस्या बनने से पहले ही सुलझा लेना चाहते थे। जोड़ों की काउंसलिंग करने में मेरी शुरुआती अनिच्छा के बावजूद मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे थेरेपी कार्यालय में आने वाले लगभग हर कोई किसी न किसी तरह से अपने रिश्तों को संबोधित करना चाहता है, भले ही वे व्यक्तिगत उपचार के लिए वहां मौजूद हों। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग सबसे पहले मेरे चिकित्सा कार्यालय में प्रवेश करते हैं, अवसाद, चिंता या कुछ और, रिश्ते लगभग अनिवार्य रूप से चर्चा का एक नियमित विषय बन जाते हैं। कुछ लोग टूटे रिश्ते से उबरने में मदद चाहते हैं। अन्य लोग जानना चाहते हैं कि अपने साझेदारों का समर्थन कैसे किया जाए, या वे चाहते हैं कि उनके साथी सीखें कि उनका समर्थन कैसे किया जाए। और बहुत से लोग विशिष्ट संबंध समस्याओं से जूझते हैं, जैसे बेवफाई या अकेलेपन की निरंतर भावनाएं। कभी कभी रिश्ते का मुद्दा किसी अन्य समस्या का दुष्प्रभाव होता है। अन्य समय में रिश्ते की समस्याएं मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट का कारण होती हैं। कई मामलों में किसी साथी को थेरेपी में शामिल करने से इलाज बेहतर हो सकता है। किसी के अवसाद में सुधार हो सकता है यदि उसका साथी सहयोगी बनना सीख ले। या किसी की चिंता तब बेहतर हो सकती है जब उसका साथी दवा लेने या जिम सदस्यता प्राप्त करने के उनके प्रयासों का समर्थन करता है। और कभी-कभी किसी के मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका अपने साथी के साथ अपने संबंधों की गुणवत्ता में सुधार करना है। जब रिश्ते बेहतर होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की भलाई भी होती है। और जब प्रत्येक व्यक्ति की भलाई में सुधार होता है तो उनके रिश्ते में भी सुधार होता है। 20 से अधिक वर्षों में मैं एक चिकित्सक रहा हूँ, ने देखा है कि चिकित्सा अधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य और अधिक आसानी से उपलब्ध हो गई है। युगल परामर्श के प्रति कलंक भी कम हो गया है। युगल थेरेपी में जाने का अब यह मतलब नहीं लगता कि जोड़े को अत्यधिक समस्याएं हैं या वे तलाक के कगार पर हैं। इसके बजाय अधिक लोग सक्रिय रूप से अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं यह किताब जोड़ों के लिए लिखना चाहता था। मेरी अन्य पुस्तकें इस बात पर केंद्रित हैं कि व्यक्ति मानसिक शक्ति बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जीवन में एक साथी पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो आप दोनों के पास एक टीम के रूप में ताकत बनाने की शक्ति है। और आप एक साथ अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। यहाँ मेरा विश्वास है। सबको एक साथ नहीं रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हर किसी को हर कीमत पर साथ रहने पर जोर देना चाहिए। कुछ मतभेदों को हल नहीं किया जा सकता या कुछ चीजों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मैं बच्चों के लिए साथ रहने में भी विश्वास नहीं रखता। एक चिकित्सक के रूप में मैं देखता हूं कि उन बच्चों का क्या होता है जो उन घरों में बड़े होते हैं जहां उनके माता पिता बहुत लड़ते हैं या जहां उनके माता पिता एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। आपके पास अपने रिश्ते को बदलने की शक्ति है। भले ही आपके साथी को समस्याओं का समाधान करने या मानसिक मजबूती के निर्माण के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आपके व्यवहार को बदलने से रिश्ते की गतिशीलता में बदलाव आ सकता है। रिश्ते एक नृत्य की तरह हैं। जब आप अपने कदम बदलते हैं तो आपका साथी भी अपना कदम बदल लेगा।
आप देखेंगे कि जिन ग्राहकों के साथ मैंने उनके रिश्ते को सुधारने के लिए काम किया उनमें से कई ग्राहक एक जोड़े के रूप में नहीं बल्कि स्वयं ही चिकित्सा के लिए आए थे। आपको पेशेवर मदद की आवश्यकता हो सकती है। आप अपने दम पर काफी प्रगति करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फंस जाते हैं तो किसी चिकित्सक से बात करना आगे बढ़ने की कुंजी हो सकती है। कभी कभी व्यक्तिगत चिकित्सा की आवश्यकता होती है। आपको या आपके साथी को पिछले आघात से निपटने या मानसिक स्वास्थ्य समस्या का समाधान करने की आवश्यकता हो सकती है। अन्य समय में युगल चिकित्सा बेहतर रिश्ते की कुंजी हो सकती है। और यदि आपका साथी युगल चिकित्सा के लिए नहीं जाएगा तो स्वयं ही जाए। इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें? जरूरी नहीं कि आपको यह पुस्तक क्रम से पढ़नी पड़े। आप शायद उस अध्याय पर आगे बढ़ सकते हैं जिसकी आपको लगता है कि आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। यह अभी भी समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको अंततः प्रत्येक अध्याय को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ आपके लिए आपकी सोच से कहीं अधिक समस्या है, या आपको पता चलेगा कि आप कुछ क्षेत्रों में उससे बेहतर कर रहे हैं जिसके लिए आप खुद को श्रेय देते हैं। यदि आपने यह पुस्तक उठाई है तो संभवतः आप 3 परिदृश्यों में से एक में होंगे। मैं यह किताब पढ़ना चाहता हूं और मेरे साथी को इसके बारे में सुनने की कोई इच्छा नहीं है। अपने साथी पर अध्याय से प्रश्नों का उत्तर देने का आग्रह न करें और आप जो पढ़ रहे हैं उसके आधार पर उनकी कमियों को इंगित न करें। इसके बजाय खुद को बदलने पर काम करें, जिसे हम पूरी किताब में शामिल करेंगे, और आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा किए गए बदलाव आपके साथी और आपके रिश्ते में मदद करते हैं। मेरे साथी ने अनुरोध किया कि मैं यह पुस्तक पढ़ूं। हो सकता है कि आपको वास्तव में संबंध संबंधी पुस्तकें पढ़ने में रुचि न हो, या आपको नहीं लगता कि पुस्तक में उठाए गए किसी भी मुद्दे पर आपकी कोई राय है। वैसे भी किताब लेने के लिए आपके लिए अच्छा है। यदि आप इसे पहले ही पढ़ चुके हैं तो टीम खिलाड़ी बनने की आपकी उत्सुकता बहुत कुछ कहती है। मैं पढ़ते रहने की आपकी इच्छा की सराहना करता हूं। आप पा सकते हैं कि आप कुछ बदलाव कर सकते हैं जो आपके साथी में आत्मविश्वास जगाएंगे ताकि आपको भविष्य में और अधिक संबंध पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। और अगर आपको नहीं लगता कि आपके रिश्ते में कोई समस्या है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई समस्या नहीं है। यदि आपका साथी सोचता है कि कुछ मुद्दे हैं तो ऐसी चीजें हैं जिनका समाधान किया जा सकता है, चाहे आप सहमत हों या नहीं। मैं और मेरा साथी दोनों इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। यदि आप और आपका साथी मिलकर इस पुस्तक पर काम कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छा है। आप दोनों प्रत्येक अध्याय के साथ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में और अपने रिश्ते के बारे में और अधिक जानेंगे। ध्यान रखें कि आप बहुत सी चीजों पर सहमत नहीं हो सकते हैं और यह ठीक है। उम्मीद है यह पुस्तक आपकी असहमतियों पर सुरक्षित रूप से चर्चा करने का अवसर होगी। यह पुस्तक किसके लिए नहीं है? यदि आप ऐसे रिश्ते में हैं जो सुरक्षित नहीं है तो यह पुस्तक आपके लिए नहीं है। सच तो यह है कि चाहे आप कितनी भी आंतरिक शक्ति क्यों न बना लें, एक असुरक्षित वातावरण आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने से रोक देगा। और मैं नहीं चाहता कि यदि आप परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं हैं तो आप स्वयं को दोष दें। इसके अलावा यदि आप सुरक्षित रिश्ते में नहीं हैं तो अपने साथी से कठिन प्रश्न पूछना अच्छा विचार नहीं है। यदि आप ऐसे रिश्ते में हैं जो भावनात्मक या शारीरिक रूप से अपमानजनक है तो संसाधन उपलब्ध हैं। हॉटलाइन से लेकर स्थानीय घरेलू हिंसा कार्यक्रमों तक, कृपया उचित स्रोत तक पहुंचें। पुस्तक के माध्यम से कार्य करना। जैसे जैसे आप प्रत्येक अध्याय को पढ़ते हैं, आप कुछ अस्वास्थ्यकर आदतों को पहचान सकते हैं जो आपके रिश्ते में भूमिका निभाती हैं। फिर आप इन 4 निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष निकालेंगे। मैं इससे जूझता हूं। यदि आप किसी बुरी आदत से जूझते हैं तो इसे बदलने के अवसर के रूप में देखें। पुस्तक ऐसे अभ्यास प्रदान करती है जो आपको मजबूत बनने में मदद कर सकते हैं ताकि आप उन चीजों को करना बंद कर सकें जो आपको और आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मेरा साथी इससे जूझ रहा है,
यदि आपका साथी किसी चीज से जूझ रहा है और वे बदलाव के लिए तैयार है, तो आप उनके प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं। यदि वे आपसे असहमत हैं कि उन्हें कोई विशेष समस्या है, तो हार न मानें। आप अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं जो परिवर्तन को प्रेरित कर सकता है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे। मेरे साथी को लगता है कि मैं इससे जूझ रहा हूं। आपका साथी चीजों को आपसे अलग तरीके से देख सकता है। यदि उन्हें लगता है कि आपको कोई समस्या है, तो बदलाव के लिए तैयार रहें। याद रखें, भले ही आपको नहीं लगता कि आपको कोई समस्या है, लेकिन अगर आपका साथी सोचता है कि कोई समस्या है, तो समस्या है। हम दोनों इससे जूझते हैं। यदि आप दोनों एक ही समस्या से जूझते हैं, तो आप इस पर एक साथ काम कर सकते हैं। यह घोषित करने की प्रवृत्ति से बचें कि आप में से कौन सबसे बड़ा अपराधी है। इसके बजाय सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय रहें। प्रत्येक अध्याय में आपको क्विज, अभ्यास और बातचीत की शुरुआत करने वाले तत्व मिलेंगे। यदि आप स्वयं इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो आप स्वयं प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आप किन क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं और उन रणनीतियों की पहचान कर सकते हैं जो मदद कर सकती हैं। आप अपने साथी की कुछ कमियों को भी पहचान सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें किताब या मानसिक मजबूती के निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आपने जो खोजा है उसकी घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी बातें कहना जैसे, मैं एक चिकित्सक द्वारा लिखी गई किताब पढ़ रहा हूं जो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यह आपके रिश्ते में मदद नहीं करेगा, ही यह आपके साथी को बदलने के लिए प्रेरित करेगा। इसके बजाय अपने लिए बदलाव लाने पर काम करें और इससे रिश्ते में सुधार हो सकता है, भले ही आपका साथी इसमें शामिल न हो। आपको मेरे कुछ पसंदीदा संबंध विशेषज्ञों के साक्षात्कार भी मिलेंगे। प्रत्येक अध्याय के अंत में वे इस बात पर विचार करते हैं कि उनके शोध से क्या पता चला है या वे अपने चिकित्सा कार्यालयों में विशिष्ट मुद्दों का इलाज कैसे करते हैं। उनके दृष्टिकोण आपको इस बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं कि आप अपने रिश्ते को कैसे संबोधित करना चाहते हैं। मानसिक शक्ति और रिश्ते। मेरी अन्य पुस्तकें आपके लिए मानसिक शक्ति के निर्माण पर केंद्रित हैं। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रबंधित करने के कौशल सीखने से आपको अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने में मदद मिल सकती है। मानसिक रूप से मजबूत होने से आपको एक बेहतर साथी बनने में मदद मिल सकती है। आपकी वृद्धि आपके साथी में सर्वश्रेष्ठ भी ला सकती है और आपके रिश्ते को बेहतर बना सकती है। एक चिकित्सक के रूप में मैंने देखा है कि कई जोड़े एक दूसरे को चुनौती देते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, क्योंकि वे मजबूत होने और बेहतर बनने के लिए कदम उठाते हैं। आज की दुनिया में संयुक्त राज्य भर में जोड़ों द्वारा अनुभव किए जा रहे संघर्षों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया, जिसे मैंने कपल्स बाय द नंबर्स नाम दिया। मैं यह देखना चाहता था कि पिछले दशक के दौरान मेन में एक चिकित्सक के रूप में मैंने जो संबंध संबंधी समस्याएं देखी थीं और जो संबंध संबंधी समस्याएं आज दक्षिण फ्लोरिडा में देख रहा हूं, क्या वे वही समस्याएं हैं जिनका देश भर में अन्य जोड़े अनुभव कर रहे हैं। इन्हें फरवरी 2023 में एक स्वतंत्र शोध कंपनी को काम पर रखा, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में 1032 विवाहित लोगों का सर्वेक्षण किया। 493 उत्तरदाता पुरुष थे और 539 महिलाएं थीं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी क्षेत्रों में समान रूप से फैले हुए थे और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष से अधिक थी, लेकिन अधिकांश उत्तरदाता मध्य में थे। भाग लेने वाले 37% व्यक्तियों की आयु 30 से 44 वर्ष के बीच थी और 31% की आयु 45 से 60 के बीच थी। उनकी आय $10,000 से $2 लाख से अधिक के बीच थी, लेकिन 18% ने $50,000 और $74,999 के बीच कमाई की और अन्य 18% ने $75,000 और $99,999 के बीच कमाया। इन्हें कुल 16 प्रश्न पूछे, जिसमें यह भी शामिल था कि कितनी बार लोग उन 13 अस्वास्थ्यकर आदतों में शामिल होते हैं जो जोड़ों को एक साथ मजबूत होने से रोक सकती हैं। इन्हें मानसिक शक्ति और उनके रिश्ते को मजबूत करने की इच्छा के बारे में भी पूछा।
यहाँ मैंने जो खोजा है वह है 74% लोगों ने कहा कि अगर वे मानसिक मजबूती पर काम करेंगे तो उनके रिश्ते बेहतर होंगे। 74% लोगों ने कहा कि अगर उनका साथी मानसिक मजबूती पर काम करेगा तो उनका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। 86% लोग अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। मैं यह देखकर उत्साहित था कि इतने सारे लोगों का मानना था कि उनके पास मानसिक ताकत बनाकर अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की शक्ति है, और इतनी ही संख्या में लोग चाहते थे कि उनके पार्टनर मजबूत बने। यह अविश्वसनीय है, क्योंकि आपके पास न केवल मानसिक मजबूती बनाने की शक्ति है, बल्कि आपके पास अपने साथी को भी मजबूत बनने में मदद करने की भी शक्ति है। मैं रोमांचित हूं कि इतने सारे लोग अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि यदि आप अभी यह पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आप उन लोगों में से एक हैं। अच्छी खबर यह है कि आप सही जगह पर आए हैं। यह पुस्तक उन रणनीतियों से भरी हुई है जो आपको मजबूत बनने में मदद कर सकती हैं, अपने साथी को मजबूत बनने में सहायता कर सकती हैं, भले ही वे अभी तक आपके साथ नहीं हैं, और आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। ध्यान इस बात पर क्यों है कि क्या नहीं करना चाहिए। अपनी अन्य पुस्तकों की तरह मैं इस पुस्तक में भी इस बात पर ध्यान केंद्रित रखता हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से जोड़ों में बहुत अच्छी आदतें होती हैं, लेकिन वे आदतें प्रभावी नहीं होंगी यदि वे ऐसे व्यवहार में लगे रहते हैं जो उन्हें अलग कर देता है। स्वस्थ संबंध बनाने के लिए आपको जो कुछ करना चाहिए उसके बारे में वहां बहुत सारी सलाह दी गई है। और जबकि साप्ताहिक डेट की रातें और एक दूसरे की प्रेम भाषा का उपयोग करना आपके रिश्ते के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जब तक आप प्रतिकूल बुरी आदतों में लगे रहेंगे तब तक कुछ भी काम नहीं करेगा। मेरे थेरेपी कार्यालय में कई जोड़े आए हैं जो इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो हम वह सभी चीजें करते हैं जो हमें करना चाहिए। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक परिवार की तरह रात का खाना खाते हैं और घरेलू जिम्मेदारियां साझा करते हैं। हमारा रिश्ता क्यों टूट रहा है? खैर, इसका उत्तर यह है कि वे एक या दो प्रतिकूल बुरी आदतों में संलग्न हैं जो उन्हें पीछे रखती हैं। यदि आप उस डेट पर रहते हुए एक दूसरे के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करते हैं, या यदि आप सप्ताह के बाकी दिनों में अपनी साझेदारी की उपेक्षा करते हैं, तो आपकी साप्ताहिक डेट आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। और आपका पारिवारिक रात्रिभोज अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि आप स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने से इनकार करते हैं, तो वे भोजन आपके रिश्ते को बचाने वाले नहीं हैं। यह पुस्तक उन सामान्य लेकिन अस्वास्थ्यकर आदतों को खत्म करने के बारे में है जो आपकी मानसिक शक्ति को कमजोर कर देंगी, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी और रिश्ते के दृष्टिकोण से भी। उन्हें अपने जीवन से हटाने से आपको और आपके साथी को स्वयं का सबसे मजबूत और सर्वोत्तम संस्करण बनने में मदद मिल सकती है। इसलिए इस पुस्तक में मैंने बताया है कि क्या नहीं करना चाहिए। फिर आप न केवल अधिक मेहनत से बल्कि अधिक समझदारी से काम कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छी आदतें आप पहले से अपना रहे हैं वे कहीं अधिक प्रभावी होंगी। ध्यान रखें कि प्रगति हमेशा रैखिक नहीं होती है, और ऐसा नहीं है कि लोगों में बुरी आदतें हैं या नहीं हैं। यदि हम ईमानदार हैं तो हम सभी कभी कभी इन अनुपयोगी पद्धतियों में संलग्न होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मजबूत होते हैं और बेहतर होते जाते हैं, आपके लिए इन आदतों से बचना और उन आदतों को अपनाना आसान हो जाएगा जो आपके रिश्ते को मजबूत कर सकती हैं। अध्याय 1। वे अपनी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करते। 47% लोग अपने साथी के साथ समस्याएं नहीं लाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे स्थिति और खराब हो जाएगी। संख्या सर्वेक्षण द्वारा जोड़े। एंजेला अपनी पहली नियुक्ति पर 1 घंटे पहले पहुंची। रिसेप्शनिस्ट को डर था कि उसने अपॉइंटमेंट का समय गलत समझ लिया है। मैंने उसे यह कहते हुए सुना, अरे नहीं, एमी के साथ आपकी नियुक्ति 11 बजे तक नहीं है। लेकिन एंजेला ने कहा, मुझे पता है। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं पर्याप्त समय में यहाँ पहुंच जाऊं। मैं प्रतीक्षा कक्ष में पढ़ने के लिए एक किताब लाया। जब मैं 10 बजे की अपनी नियुक्ति का स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कक्ष में गया
तो मैंने एक महिला को देखा जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला कि वह एंजेला थी, जो अपने चिकित्सक की प्रतीक्षा कर रहे लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। जब मैं उसकी नियुक्ति के लिए उसे लेने गया, तब तक वह अपनी किताब पढ़ रही थी और मुझे लगा कि वह किसी के साथ बातचीत करने में सफल नहीं हुई थी। जब मैंने उसका नाम पुकारा तो वह मुस्कुराई और अपनी सीट से उछल पड़ी और काम शुरू करने के लिए उत्सुक लग रही थी। जैसे ही उसने मेरे कार्यालय में कदम रखा, उसने कहा, अब मुझे लगता है कि मुझे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम है। उसने स्वीकार किया कि वह अपनी नियुक्ति के लिए जल्दी पहुंच गई थी क्योंकि वह अकेलापन महसूस करती थी और सिर्फ लोगों के बीच रहना चाहती थी। अपने 3 बेटों के लिए पिछले 25 वर्षों से घर पर रहने वाली माता-पिता होने के बाद एंजेला को यकीन नहीं था कि अब वह अपने साथ क्या करेगी क्योंकि वे सभी बाहर चले गए हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपना काम अच्छे से किया और इसका मतलब है कि मैंने उन्हें स्वतंत्र युवा बनाया जो अपने दम पर काम कर सकते हैं। मैं उस तरह का माता पिता नहीं बनना चाहता जो परेशान करता हो। उनके बड़े बेटे नौकरी में थे और सबसे छोटा बेटा कॉलेज में था। उसे लगा जैसे अब किसी को उसकी जरूरत नहीं है और वह अब अपने रिश्ते की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसके पति काल से उसकी शादी को 30 साल से अधिक हो गए थे। उन्होंने कहा, उनका काम पैसे कमाना था और मेरा काम घर संभालना था। हमने अपना जीवन 2 अलग-अलग व्यवसायों की तरह चलाया। अब उसके पास अभी भी नौकरी थी और उसे महसूस हुआ कि उसके पास उद्देश्य की कमी है। उन्होंने कहा, अब बच्चों के अलावा हमारे बीच बहुत कुछ समान नहीं है। उन्होंने पिछले 2 दशक अपने बेटों के खेल आयोजनों और स्कूल के बाद की गतिविधियों में भाग लेने में बिताए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें उनके बेटे शामिल न हों। जब मैंने एंजेला से पूछा कि वह थेरेपी से क्या हासिल करना चाहती है, तो उसने कहा, मैं काल के साथ भावनात्मक संबंध चाहती हूँ। अगर उसका और मेरा रिश्ता बेहतर होता तो मुझे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम का अनुभव नहीं होता। जब मैंने पूछा कि क्या काल ने अपनी चिंताएं साझा की हैं, तो उसने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमने इस बारे में कभी बात नहीं की। उसने समझाया कि वह गहरी, गंभीर बातचीत करने का प्रकार नहीं था, और उसने सोचा कि अगर वह बैठ जाए और उसे बताए कि वह दूर महसूस कर रहा है, तो वह अपनी आंखें घुमा सकता है और स्थिति को कम कर सकता है। उन्होंने कहा, अगर मैं उसे बताऊं कि हम डेट नाइट पर जाने वाले हैं, तो शायद वह सोचेगा कि मैं मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही हूं या मैंने यह सुझाव किसी महिला पत्रिका में पढ़ा है। उसे विश्वास था कि काल कभी भी उसके साथ युगल चिकित्सा में शामिल नहीं होना चाहेगा। उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन के इस अगले चरण का आनंद लेना चाहती हूँ। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका संभवतः अपनी ऊर्जा को सर्वोत्तम विवाह बनाने में लगाना शुरू करना है। एंजेला दशकों से अकेलापन महसूस कर रही थी, लेकिन अतीत में उसके बच्चों ने उसके दर्द से उसका ध्यान भटका दिया था। उसके कुछ दोस्त और विस्तारित परिवार थे, लेकिन उसे लगा कि काल के साथ उसका घनिष्ठ संबंध गायब था। वह इसे सामने नहीं लाना चाहती थी क्योंकि काल सोच सकता था कि वह नाटकीय थी, कुछ ऐसा जिसके लिए वह कभी-कभी उस पर आरोप लगाता था। उसने खुद को यह समझाने की भी कोशिश की कि उनकी शादी काफी अच्छी थी। उन्होंने लड़ाई नहीं की। उन्होंने महान बच्चों का पालन पोषण किया और वे आर्थिक रूप से सुरक्षित थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने कहा कि वह और काल कम ही जुड़ते हैं और अब वह अपनी भावनात्मक दूरी से निपटने के लिए तैयार है। मैंने ऐसे कई लोगों के साथ काम किया है जिन्होंने अपने रिश्ते में किसी समस्या को नजरअंदाज कर दिया। कभी-कभी एक व्यक्ति अपने साथी को प्रभावित करने वाली स्पष्ट समस्या के बावजूद दूसरी तरफ देखता है। अन्य समय में एक भी दर्दनाक घटना ऐसी थी जिस पर कभी चर्चा नहीं की गई। अन्य जोड़े, जैसे एंजेला और काल, एक भी मुद्दे या क्षण को समय पर इंगित नहीं कर सकते, बल्कि इसके बजाय उन्होंने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया जो हर दिन कुछ और पैदा कर रही थी। मैं अध्याय में थोड़ी देर बाद एंजेला और काल के साथ जो हुआ उसे साझा करूंगा, लेकिन इससे पहले कि हम उस तक पहुंचें, उन समस्याओं के बारे में सोचें जिन्हें आप या आपका साथी अपने रिश्ते में अनदेखा कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी।
निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सोचें कि उनमें से कितने आपके रिश्ते का वर्णन करते हैं। हम अपने रिश्ते में बड़े मुद्दों पर शायद ही कभी चर्चा करते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं, लेकिन अंतर्निहित समस्या पर चर्चा नहीं करते। हम रिश्ते से बाहर के लोगों से अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं। हमारी समस्याएं हमारे मित्रों और परिवार को स्पष्ट हैं, लेकिन हम उन पर एक दूसरे के साथ चर्चा नहीं करते हैं। हमारे बीच जो हो रहा है उसे स्वीकार करने के बजाय हम दूसरी तरफ देखना पसंद करेंगे। हम एक दूसरे के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं, जैसे स्वास्थ्य समस्या, के समाधान के लिए मिलकर काम नहीं करते हैं। हम कुछ व्यक्तिगत बुरी आदतें साझा करते हैं और हम उनके बारे में कभी बात नहीं करते हैं, जैसे कि हम दोनों अस्वास्थ्यकर खाते हैं या हम दोनों पैसे के मामले में खराब हैं। अधिक संभावना है कि हम किसी समस्या का समाधान घुमा-फिरा कर करेंगे, जैसे किसी बिल को बिना बात किए एक दूसरे के देखने के लिए मेज पर छोड़ देना। हम विशिष्ट कठिनाइयों, जैसे वित्त या डे केयर मुद्दे, का समाधान करना एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनाते हैं, इसलिए हमें समस्याओं के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। प्रस्थान बिंदु। कुछ समस्याएं अचानक आती हैं, जैसे जब आपके साथी को अप्रत्याशित रूप से काम से छुट्टी मिल जाती है। लेकिन अन्य मुद्दे धीरे धीरे विकसित होते हैं, और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए सही क्षण ढूंढना चुनौतीपूर्ण है। एंजेला और कार्ल के साथ भी यही स्थिति थी। एंजेला ने खुद को समझाने की कोशिश की थी कि लड़कों की गतिविधियों को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर वे सही काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि बच्चे हमारे जीवन में केवल कुछ ही समय के लिए घर पर रहेंगे, इसलिए मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि कार्ल और मुझे कभी कभी अकेले डिनर पर जाना चाहिए या उनके बिना कहीं जाना चाहिए, लेकिन रातों को जब लड़के दोस्तों के घर पर होते थे तो उसने कहा कि उसके और कार्ल के पास बात करने के लिए मुश्किल से ही कुछ होता था और वे अक्सर घर में अलग अलग कमरों में चले जाते थे। उन्होंने कहा, अंदर से मैं जानती थी कि यह एक बुरा संकेत है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहती थी। इन्हें बहुत से जोड़ों को अपनी समस्याओं के इर्द गिर्द नाचते देखा है, वास्तविक मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया है और संकट को चरम बिंदु तक पहुंचने से पहले ही नज़रअंदाज कर दिया है, और समस्या को अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तभी चीजें फूटती हैं। हर किसी को समस्या है। यही जीवन है। जब आप किसी रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो आप समस्याएं साझा करते हैं। यहां तक कि आपके व्यक्तिगत मुद्दे भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपके काम से संबंधित तनाव आपके साथी को प्रभावित करेगा और आपके साथी के छात्र ऋण आप पर प्रभाव डालेंगे। कुछ समस्याएं होंगी जिन्हें आपको हल करना होगा और आपके साथी को भावनात्मक समर्थन देने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी होगी। यदि आपको कार्यस्थल पर कोई समस्या है तो आप यह उम्मीद नहीं करेंगे कि आपका साथी समस्या को हल करने के लिए आपकी ओर से आपके सहकर्मी को बुलाएगा। अन्य समस्याओं में जिम्मेदारी की स्पष्ट साझा भावना है। पालन पोषण की शैली में अनसुलझे मतभेद या घर जो फौजदारी में चला गया है एक साझा समस्या है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी समस्या पर चर्चा करेगा। मैंने कुछ लोगों को साझा स्थिति को स्वयं संभालने का प्रयास करते देखा है, जहां एक साथी सब कुछ बचाने की कोशिश करता है, और मैंने अन्य जोड़ों को एक ही समस्या को ठीक करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते देखा है। सामान्य तौर पर आप समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते, लेकिन एक संतुलन बनाना होगा। आपको हर समय हर छोटे मोटे मुद्दे को उठाने की जरूरत नहीं है। यदि आप बैठकर बैठक करते हैं क्योंकि आपके साथी ने अपने मोजे फर्श के बीच में छोड़ दिए हैं, तो आपके पास बड़ी समस्याओं से निपटने की ऊर्जा नहीं होगी। आपको आहत भावनाओं, समस्याओं को संबोधित करना चाहिए जो बड़ी होने की संभावना है और जिन्हें नज़रअंदाज करने पर रिश्ते पर असर पड़ेगा। यहाँ उन सामान्य समस्याओं के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें जोड़े नज़रअंदाज कर देते हैं। कर्ज में डूबा होना या बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना। पालन पोषण के मुद्दों पर असहमति। ससुराल के मुद्दे। दूसरे व्यक्ति के दोस्तों को नापसंद करना। यौन समस्याएं। श्रम विभाजन के मुद्दे।
मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों। एक साथ पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण समय नहीं बिताना। एक साथी लंबे समय तक काम करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचने में 1 मिनट बिताएं। क्या मैं अपने साथी के साथ समस्याओं का समाधान करने से बचता हूं? क्या मेरा साथी मेरे साथ समस्याओं का समाधान करने से बचता है? क्या हम दोनों समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं? हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज क्यों करते हैं? वर्षों तक एंजेला यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि उसे और कार्ल को कोई समस्या थी। कई बार वह चिंतित होती थी कि उनमें बहुत कुछ समानता नहीं है और वह सोचती थी कि जब लड़के बाहर चले जाएंगे तो जीवन कैसा होगा। लेकिन उसने खुद से यह वादा करके उन परेशान करने वाली चिंताओं को दूर कर दिया कि बाद में उन चीजों का पता लगाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय होगा। यदि आप कठिन बातचीत से बचते हैं तो आपका रिश्ता कठिन हो जाएगा। अच्छी खबर यह है कि अब स्थिति को स्वीकार करके, भले ही यह सिर्फ आपके लिए ही क्यों न हो, आप आगे बढ़ने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक योजना विकसित कर सकते हैं। लेकिन अब जब बाद में आखिरकार आ गया और उसे सीधे समस्या का सामना करना पड़ा, तो उसे अचानक यह बताने में असहजता महसूस हुई कि वह और कार्ल अलग हो गए हैं। उसे डर था कि बातचीत से चीजें संभावित रूप से बदतर हो जाएंगी। शायद आप एंजेला की स्थिति से जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने साथी के साथ समस्याओं का समाधान करने से बचते रहे हों क्योंकि इससे सिर्फ बहस होती है। या हो सकता है जब आप मुद्दे उठाते हैं तो आपका साथी आपकी चिंताओं को खारिज कर देता है और आपको उन्हें उठाने पर पछतावा होता है। हो सकता है कि आपने भी खुद को इसके दूसरे छोर पर पाया हो। शायद आपका साथी समस्याओं पर चिंतन करता हो या उन चीजों को दोबारा दोहराने पर जोर देता हो जिन्हें आप हल नहीं कर सकते। और आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं वह अतीत की समस्याओं पर दोबारा गौर करना या उन संभावित मुद्दों पर बने रहना है जो अभी तक हुए ही नहीं हैं। समस्याओं को नजरअंदाज करना अल्पावधि में ही सार्थक होता है। यदि आप उनका मुद्दा नहीं उठाते हैं तो आप एक और दिन के लिए शांति और यथास्थिति बनाए रख सकते हैं। किसी समस्या का समाधान करना जोखिम भरा है। आपका पार्टनर परेशान हो सकता है। वे समस्या का समाधान करने से इनकार कर सकते हैं, यहाँ तक कि समस्या सामने आने के बाद भी। और हमेशा संभावना रहती है कि चीजें बेहतर नहीं होंगी। दोनों भागीदारों के लिए एक ही व्यक्तिगत समस्या का अनुभव करना आम बात है, जैसे कि दोनों व्यक्तियों को मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या हो सकती है। वे एक दूसरे के लिए चिंता व्यक्त करने से बच सकते हैं क्योंकि समस्या को प्रकाश में लाने का मतलब होगा कि उन्हें संभवतः अपने मुद्दों का समाधान करना होगा। विचार यह है, अगर मैं कहता हूं कि आपको कोई समस्या है तो आप मेरी समस्या बताएंगे और मैं उसे सुनना नहीं चाहता। इससे पहले कि आप यह सोचना शुरू करें कि अपनी कुछ समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, कुछ मिनटों के लिए यह सोचें कि आपने अतीत में उन्हें नजरअंदाज क्यों किया या अभी किसी समस्या को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। क्या इनमें से कोई भी कथन सत्य लगता है? हमारी समस्याएं इतनी धीरे धीरे हमारे सामने आईं कि हमारे पास कभी ऐसा क्षण ही नहीं आया जब हमें उन्हें संबोधित करने की जरूरत पड़ी। हमारी समस्याएं हल नहीं हो सकतीं। किसी समस्या पर चर्चा करने से बड़े पैमाने पर विस्फोट होता है। हम मुद्दों को उछालने के बजाय शांति बनाए रखना पसंद करेंगे। मेरा पार्टनर बात करने से इनकार करता है। हमारी समस्याएं अस्पष्ट हैं, जैसे कि हम एक साथ मौजमस्ती नहीं करते हैं और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम तुरंत पहचान सकें। मैं चीजों को बदतर नहीं बनाना चाहता। हम अच्छे समस्या समाधानकर्ता नहीं हैं। मुझे डर है कि मेरा साथी समस्या का समाधान नहीं करना चाहेगा और फिर मैं खुद को खारिज कर दिया हुआ महसूस करूंगा। मैं इसे अपने साथी के ध्यान में नहीं लाना चाहता क्योंकि उन्हें शायद पता नहीं होगा कि समस्या मौजूद है। मेरे पास इससे निपटने की ऊर्जा नहीं है। मैं किसी समस्या को अपने साथी को शामिल करने के बजाय स्वयं ही हल करना पसंद करूंगा। मैं इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ मिनट यह सोचने में बिताएं कि आप समस्याओं का समाधान करने से क्यों बचते हैं। जब आप अपने तर्क को अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं
तो आगे बढ़ना और बदलाव लाना आसान हो जाता है। मानसिक शक्ति व्यायाम। एंजेला जानती थी कि वह समस्या का समाधान करना चाहती थी, लेकिन सीधे तौर पर यह नहीं कहना चाहती थी, अरे हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैंने उसके साथ ऐसे तरीके खोजने के लिए काम किया जिससे वह अपनी चिंता जाहिर किए बिना समस्या से निपट सके। उसने सोचा कि यह कहना, हम एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय नहीं बिताते, बहुत सीधा था। वह नहीं चाहती थी कि काल को ऐसा महसूस हो कि वह उस पर दोष लगा रही है, और वह नहीं चाहती थी कि वह रक्षात्मक हो जाए। इसलिए समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने समाधान को प्रोत्साहित किया। उसने सुझाव देना शुरू कर दिया कि वे विभिन्न गतिविधियां करते हुए एक साथ समय बिताए। काल ज्यादा योजनाकार नहीं था। एंजेला जानती थी कि अगर वह उससे उनके लिए कुछ मजेदार योजना बनाने के लिए कहेगी, तो वह पूरे सप्ताहांत घर बैठकर खेल देखती रहेगी, जिसका मतलब है कि वे बात नहीं करेंगे। इसलिए उसने कार्यभार संभाला और एक नाटक के लिए टिकट खरीदे। एकमात्र अन्य नाटक जो उन्होंने कभी एक साथ देखा था वह था उनके बेटे का 7वीं कक्षा का स्कूली नाटक। जब एंजेला ने शुरू में काल को योजना के बारे में बताया तो वह ज्यादा उत्साहित नहीं था, लेकिन उसने सुझाव दिया कि वे नाटक से पहले अपने पसंदीदा रेस्तरां में जाए और वह सहमत हो गया। उन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजा किया। पहली सैर की सफलता से उत्साहित होकर एंजेला ने काल से पूछा कि क्या उसे सप्ताहांत में पहाड़ों पर जाने में दिलचस्पी होगी, और उसने हाँ कहा। उन्होंने योजना का कार्यभार संभाला और विभिन्न गतिविधियों पर उनका इनपुट मांगा। उन्होंने उसकी प्रसन्नता के लिए लंबी पैदल यात्रा और बाइक यात्रा में रुचि व्यक्त की। अपने सप्ताहांत अवकाश के दौरान एंजेला ने यह कहने का एक मुद्दा उठाया कि उसने एक साथ बिताए समय का कितना आनंद लिया। उन्होंने कहा, मुझे अच्छा लगता है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, बस हम दोनों, और काल सहमत हो गए। अपने सप्ताहांत के अवकाश के बाद एंजेला के पहले थेरेपी सत्र में उसने कहा, मुझे पता चला कि मुझे लंबी पैदल यात्रा पसंद है, और जब काल और मैं पैदल यात्रा करते हैं तो बात करना आसान लगता है। काल ने चीजों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जैसे कि वह बच्चों को घर पर पाकर कितना मिस करता था और कभी कभी सोचता था कि क्या वह एक अच्छा पिता था। उसने वास्तव में मुझसे पहले कभी उस विषय पर बात नहीं की। इसलिए हमने एक योजना बनाई कि वह काल के साथ अपने रिश्ते को कैसे आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा, मैं हमारे लिए एक साथ करने और तलाशने के लिए मजेदार चीजें ढूंढती रहना चाहती हूँ। मेरी आशा है अगर हम साथ में मौजमस्ती करते रहेंगे तो हम स्वाभाविक रूप से हमारे बीच आई दूरियों के बारे में चर्चा किए बिना ही करीब आ जाएंगे। एंजेला समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दृढ़ थी और साथ मिलकर वे अपने रिश्ते पर काम कर सकती थीं। कुछ महीनों की चिकित्सा के बाद एंजेला ने कहा, मैं अब अपने आप को एक अकेला खाली व्यक्ति नहीं मानती हूँ। इसके बजाय मैं खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचती हूँ जिसके पास अपने पति के साथ मजेदार चीजें करने के लिए अधिक समय है। एंजेला की तरह आप किसी समस्या के बारे में सीधे बात किए बिना उसका समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं है। कुछ मुद्दों को बातचीत से सुलझाने की जरूरत है। समस्या को परिभाषित करें। इससे पहले कि आप समस्या का समाधान करें, परिभाषित करें कि समस्या वास्तव में क्या है। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं कि समस्या यह है कि आपका साथी एक गंवार है, लेकिन आपका साथी कह सकता है कि समस्या यह है कि आप साफ सुथरे सन की हैं। दूसरे व्यक्ति पर उंगली उठाने से कुछ हल नहीं होगा। वास्तविक समस्या यह हो सकती है कि घर कितना साफ होना चाहिए, इस बारे में आपके अलग अलग विचार हों। या हो सकता है कि आप इस बात पर असहमत हों कि सफाई किसे करनी चाहिए। जब तक आप समस्या की पहचान नहीं कर लेते, तब तक आपके किसी समाधान पर पहुंचने की संभावना नहीं है, कम से कम ऐसे समाधान पर तो नहीं जिस पर आप सहमत हो सकें। आखिरकार, यदि आपको लगता है कि आपका साथी बहुत गंदा है, तो आपका समाधान यह हो सकता है कि उन्हें और अधिक सफाई करनी चाहिए। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि समस्या यह है कि आप साफ सुथरा घर रखने को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी है,
तो वे सोच सकते हैं कि इसका समाधान यह है कि आप थोड़ा आराम करें। असहमति अक्सर समस्या के बारे में नहीं होती, वे एक बहुत बड़ी समस्या के लक्षण के बारे में होती हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जब सतह पर समस्या वास्तव में किसी अंतर्निहित समस्या का लक्षण होती है। पैसे को लेकर बार बार होने वाली बहस वित्तीय संघर्ष नहीं हो सकती है। इसके बजाय आपकी अलग अलग प्राथमिकताएं हो सकती हैं। हालांकि आप अपने साथी की गैरजिम्मेदारी के बारे में बहस कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक समस्या यह हो सकती है कि उनके पास मादक द्रव्यों के सेवन का मुद्दा है। अपने साथी के दोस्तों के साथ बाहर जाने के बारे में आपकी बहस इस बात का संकेत हो सकती है कि आपको लगता है कि आपका साथी आपके साथ पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण समय नहीं बिताता है। निःसंदेह ये केवल कुछ उदाहरण हैं। ऐसी कई अन्य संभावित अंतर्निहित समस्याएं हैं जिनका आप अनुभव कर रहे होंगे। कभी कभी अंतर्निहित समस्या एक व्यक्ति की समस्या हो सकती है, जैसे अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य स्थिति, लेकिन यह रिश्ते को प्रभावित करती है। अन्य समय में अंतर्निहित समस्या रिश्ते का मुद्दा हो सकती है, जैसे पिछले विश्वासघात से उत्पन्न अविश्वास। लेकिन इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या आप जिस समस्या के बारे में बहस कर रहे हैं वह वास्तव में समस्या है या यह केवल एक बहुत बड़े मुद्दे का लक्षण है जिसे आपने अभी तक संबोधित नहीं किया है। एंजेला के मामले में वह मेरे कार्यालय में यह कहते हुए आई कि समस्या यह है कि वह खाली घोंसला बनाने वाली होने से संघर्ष कर रही है, और जबकि उसके बच्चों के बाहर जाने से उसका अकेलापन और बढ़ गया, वास्तव में वह समस्या नहीं थी। समस्या यह थी कि उसने और कार्ल ने वर्षों से भावनात्मक रूप से जुड़कर एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय नहीं बिताया था। अब जब उसका ध्यान भटकाने के लिए घर पर बच्चे नहीं थे, तो उनमें भावनात्मक अंतरंगता की कमी महसूस होने लगी। समस्या को ठीक करने के प्रयास में उतरने से पहले वास्तविक समस्या पर विचार करने में थोड़ा समय व्यतीत करें। अपने आप से पूछें कि क्या आप जिस समस्या के बारे में चिंतित हैं वह समस्या है या किसी अंतर्निहित समस्या का सिर्फ एक लक्षण है। इस बारे में सोचें कि आपका साथी अपने दृष्टिकोण से समस्या को कैसे परिभाषित कर सकता है। आपको अभी इस बारे में अपने साथी से बात करने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय पहले स्वयं इसे समझने का प्रयास करें। उन समस्याओं के बीच अंतर करें जिन्हें हल किया जा सकता है और जो नहीं किया जा सकता। आपको अपने रिश्ते में हर समस्या का समाधान करने की जरूरत नहीं है। शोध से पता चलता है कि हर एक मुद्दे पर ध्यान देने से चीजें और बदतर हो सकती हैं। फैमिली प्रोसेस में प्रकाशित 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि सबसे खुश जोड़े केवल उन समस्याओं का समाधान करते हैं जिन्हें हल किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि रिश्ते में सबसे अधिक संतुष्टि वाले जोड़े शायद ही कभी उन समस्याओं के बारे में बहस करते हैं जिन्हें हल करना अधिक कठिन या असंभव होता है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि खुशहाल जोड़े उन मुद्दों को हल करने में एक दूसरे का विश्वास बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हल किया जा सकता है, जैसे कि श्रम विभाजन पर असहमति, और उनके ऐसे मुद्दे उठाने की संभावना कम थी जिन्हें आसानी से हल नहीं किया जा सकता था, जैसे धार्मिक मान्यताओं में मतभेद। समस्याओं को स्वस्थ तरीके से संबोधित करने का मतलब यह नहीं है कि आप समाधान पर हमेशा सहमत होंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप उन समस्याओं को अलग कर देंगे जिन्हें हल किया जा सकता है और जिन्हें हल नहीं किया जा सकता है। सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। यदि आपका साथी 20 वर्षों तक धूम्रपान करता है और उसे फेफड़े की बीमारी हो गई है, तो वह कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि यह तुम्हारे लिए बुरा था, समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। वे अतीत को नहीं बदल सकते। अब आपको जिस समस्या से निपटने की आवश्यकता है वह यह है कि आप आगे चलकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल के उनके प्रयासों का समर्थन कैसे कर सकते हैं। जिस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता उसके बारे में अधिक देर तक बात करने से आपको समाधान ढूंढने में मदद नहीं मिलेगी। यदि आप 3 बच्चे चाहते हैं और आपका साथी एक चाहता है, तो उनसे अपना मन बदलने के लिए विनती करने से मदद नहीं मिलेगी। हर रात डिनर के समय इसके बारे में बात करने से भी आपके मतभेद दूर नहीं होंगे। और जबकि आप यह कहने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं
चलो समझौता करें और 2 बच्चे पैदा करें। बीच में मिलने का मतलब यह हो सकता है कि आप में से कोई भी परिणाम से खुश नहीं है। आपके कितने बच्चे होंगे, इस पर अपनी असहमति को संबोधित करने का मतलब किसी ठोस समझौते पर पहुंचना नहीं हो सकता है। इसके बजाय आप उन मुद्दों को हल करने पर काम कर सकते हैं जो आपको लगता है कि यदि आपके पास उतने बच्चे नहीं हैं जितने आप चाहते हैं तो उत्पन्न हो सकते हैं। जब आप इस प्रश्न का उत्तर देने में बेहतर हो जाते हैं तो रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। क्या मुझे समस्या को हल करने की ज़रूरत है, या क्या मुझे यह हल करने की ज़रूरत है कि मैं समस्या के बारे में कैसा महसूस करता हूँ? अक्सर हम गलत चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अपने तनाव को पैदा करने वाली समस्या को ठीक करने के बजाय अपने तनाव को कम करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। या हम किसी ऐसी समस्या से निपटने का प्रयास करते हैं जिसे हल करना हमारी क्षमता में नहीं है। यदि आपके और आपके साथी के मूल्य अलग अलग हैं, तो आप एक दूसरे को बदलाव के लिए मना नहीं सकते और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने साथी को किसी ऐसी चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए उकसाने की कोशिश न करें जिसे वे महत्व नहीं देते। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर वे बदलते हैं तो इसकी संभावना नहीं है कि आपके व्याख्यान ने उस बदलाव को प्रेरित किया होगा। अध्याय 6 में आप स्वस्थ तरीके से परिवर्तन का समर्थन करने के तरीके के बारे में अधिक जानेंगे। जब आप इस प्रश्न का उत्तर देने में बेहतर हो जाते हैं तो रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। क्या मुझे समस्या को हल करने की ज़रूरत है, या क्या मुझे यह हल करने की ज़रूरत है कि मैं समस्या के बारे में कैसा महसूस करता हूँ? अपने रिश्ते में उन चीज़ों को पहचानें और स्वीकार करें जो बदलने वाली नहीं है। फिर इस पर काम करें कि आप उन चीज़ों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके साथी को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो गई है जिसके कारण उनकी कुछ पसंदीदा चीज़ें करने की क्षमता सीमित हो गई है, जैसे कि पहाड़ चढ़ना, तो आप शायद उन्हें पहाड़ों पर चढ़ते रहने के लिए मनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप स्वीकार करेंगे कि वे अब और ऐसा नहीं कर सकते हैं, और फिर आप तय करेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं। अकेले चढ़ने के लिए किसी और को खोजें, या पहाड़ पर चढ़ना पूरी तरह से छोड़ दें। लेकिन अक्सर हम उन समस्याओं से लड़ते हैं जिनका समाधान संभव नहीं है, या जिनका समाधान करना हमारा काम नहीं है, और अंत में सभी को निराशा ही हाथ लगती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उन समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहिए जिन्हें आप हल नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको उन्हें अलग तरीके से संभालना चाहिए। अपने साथी से इस बारे में बात करें कि आप कैसा महसूस करते हैं, बजाय इसके कि चीज़ों को कैसे बदलने की ज़रूरत है। या फिर आप अकेले समस्या से निपटने के बजाय मिलकर अपने संकट से निपटने पर काम कर सकते हैं। समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनाएं। आप अपने साथी और अपनी स्थिति को किसी से भी बेहतर जानते हैं। इसलिए यह आपको तय करना है कि क्या आपको समस्या का समाधान करने के लिए बैठकर बातचीत की ज़रूरत है, या आप एंजेला जैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं और बिना यह बताए कि आप समस्या को कैसे देखते हैं, समाधान पर काम करना चाहते हैं। आप बातचीत या चर्चाओं की श्रृंखला से समाधान योग्य समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह पूछते हुए हम एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए एक साथ कैसे काम कर सकते हैं जिसके साथ हम दोनों सहज हों। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको मिलकर समस्या का समाधान शुरू करने में मदद कर सकता है। यह पैसे, पालन पोषण, घरेलू जिम्मेदारियों और विस्तारित परिवार के साथ सीमाओं से संबंधित मुद्दों के लिए काम कर सकता है। हालांकि, जैसा कि आपने एंजेला के साथ देखा, आपको किसी समस्या के समाधान के लिए हमेशा उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने व्यवहार को बदलने का निर्णय ले सकते हैं, जो समस्या के बारे में आपके एक भी शब्द कहे बिना समस्या का समाधान कर सकता है। उदाहरण के लिए, एंजेला किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में रहना चाहती थी जो उसके साथ मज़ेदार चीज़ें करते हुए समय बिताए। इसलिए उसने गेंद को घुमाया और इसे पूरा किया। फिर उनके साथ बिताए गुणवत्तापूर्ण समय के दौरान उनके रिश्ते और भावनाओं के बारे में बातचीत स्वाभाविक रूप से सामने आई। ध्यान रखें कि सिर्फ इसलिए कि कोई समस्या आपकी गलती नहीं है,
इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी सर्वोत्तम समाधानों में दोनों भागीदारों को एक साथ काम करना शामिल होता है, भले ही यह एक व्यक्तिगत समस्या हो। ऐसे ही एक मुद्दे में दवा शामिल है। जब एक साथी को दवा की आवश्यकता होती है, चाहे वह द्विध्रुवी विकार के लिए हो या उच्च रक्तचाप के लिए, दोनों व्यक्तियों को शामिल करने से अनुपालन बढ़ सकता है। थेरेपी में मैं अक्सर जोड़ों के साथ काम करता हूं कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। कभी कभी इसका मतलब है कि एक साथी को एक गिलास पानी मिलता है और वह उस व्यक्ति को गोलियां देता है जो हर दिन नाश्ते में दवा लेता है। संभावना यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने साथी के साथ प्रेमपूर्ण तरीके से जुड़ता है तो वह अपनी दवा की दिनचर्या का पालन करेगा। जिम्मेदारी साझा करने से दवा लेने वाले व्यक्ति के यह भूलने या बहाने ढूंढने की संभावना कम हो जाती है कि उन्हें खुराक क्यों छोड़नी चाहिए। आपका प्रयास 50/50 होना आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति अधिक प्रयास कर सकता है या अधिक जिम्मेदारी ले सकता है। भागीदार बनने का आनंद यह है कि आप एक साथ काम कर सकते हैं। हालांकि अपनी योजना को लचीला रखें, क्योंकि आपके पास कुछ सप्ताह होंगे जब आप अधिक कर सकते हैं या कई बार ऐसा होगा जब आपको पीछे हटने की आवश्यकता होगी। अपनी योजना पर दोबारा गौर करें और आवश्यकतानुसार इसका पुनर्मूल्यांकन करें और देखें कि आप क्या बदलाव चाहते हैं। कौन प्रेरित है?